Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is People Manifesto for a Just, Equitable and Sustainable India. तो जानेंगे हम इसके बारे में. People Manifesto for a Just, Equitable and Sustainable India is a response to India's cries released by 85 movement and organization under Vikalp Sangam, focus on ecological sustainability, dignified livelihood and democratic value. The manifesto advocate policy shift, emphasizing small manufacturing, craft and community-led initiative. जो आपका पीपल मैन्युफेस्टो फॉर ए जस्ट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल इंडिया है, ये एक रिस्पॉन्स है भारत के क्राइसिस को देखते हुए रिलीज किया गया है. इसको 85 मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकल्प संगम के अंतर्गत ये फोकस कर रहा है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, डिग्निफाइड लाइवलीहुड, डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर. मैनिफेस्टो एडवोकेट कर रहा है पॉलिसी शिफ्ट को लेकर. ये फोकस कर रहा है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, क्राफ्ट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव के ऊपर. ये एड्रेस कर रहा है जो कंसर्न है ऑथोरिटेरियनिज्म को लेके, डिसेंट्रलाइजेशन और सोसाइटल वल्नरेबिलिटी को लेके. मैनिफेस्टो प्रेजेंट कर रहा है एक 21 पॉइंट चार्टर को. रिक्वेस्ट कर रहा है सिटीजन से कि वो एक्टिवली इंगेज रहे सेव करने में जस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर को. कैटेगरी और जो उसके लिए सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया है पीपल मैनिफेस्टो में, तो जो पहला कैटेगरी है गवर्नेंस का, और जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया है पावर टू लोकल बॉडी, रियल डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल पावर टू विलेज एंड अर्बन असेंबली. कि जो रियल डिवोल्यूशन है फाइनेंशियल और लीगल पावर का, वो विलेज और अर्बन असेंबली को देना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंप्रीहेंसिव लॉ होना चाहिए जो कि इंश्योर करे कि जो स्टेट के एजेंसी है वो अकाउंटेबिलिटी को पालन करे, और ये इंक्लूड करे पब्लिक ऑडिट को. इंटरडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, रिव्यू किया जाएगा इंडिपेंडेंट और इलेक्शन कमीशन और मीडिया को. जो आपका सेकंड कैटेगरी की बात कही गई थी जिसमें कि इन्वायरमेंटल इशू आता है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया था, सस्टेनेबल पॉलिसी. रिक्वेस्ट किया गया था कि एक नेशनल लैंड और वाटर पॉलिसी होना चाहिए जिसका फोकस हो कंजर्वेशन और कम्युनिटी लेड एफर्ट के ऊपर. ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रपोज किया गया कन्वर्सन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर 2040 तक. रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें एडवोकेट किया गया कि डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी किया जाए और फेज आउट किया जाए फॉसिल फ्यूल को 2030 तक. इसके अलावा जो सजेस्ट किया गया जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो फोकस करना होगा जॉब क्रिएशन के ऊपर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और क्राफ्ट में. एक्सटेंड करना होगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी को अर्बन एरियाज के लिए. सोशल जस्टिस, एड्रेस करना होगा इंटरफेथ कॉन्फ्लिक्ट को. प्रायोरिटाइज करना होगा मार्जिनलाइज ग्रुप को, उनका जो अधिकार है, और सजेस्ट करना होगा इंक्रीज स्पेंडिंग को एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर. डिसेंट्रलाइजेशन, और फर्दर इम्प्लीमेंट करना होगा पंचायत लॉ को और नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन के रोल को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत टैक्स 2024. पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. यूनियन मिनिस्टर फॉर टैक्स पीयूष गोयल रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ अपकमिंग मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टैक्स 2024 ड्यूरिंग अ मीटिंग विद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफिशियल. जो भारत के मिनिस्टर है टेक्सटाइल के से पीयूष गोयल, उन्होंने रिव्यू किया है जो प्रोग्रेस है मेगा टेक्सटाइल इवेंट को लेकर भारत टेक 2024 का. इस मीटिंग के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफिशियल के साथ. ये भारत टेक 2024 है क्या, तो जैसा कि इसका नाम है, ये आपका एक ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा मिल के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ. यह दर्शाएगा भारत के इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, फोकस करेगा फैशन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर. Aligned with India's 5F vision, it covers the journey from farm to fiber to factory to fashion to foreign, representing the textile production process from raw resources to global market. और ये अलाइन करेगा भारत का जो 5F विजन है उसके साथ. ये कवर करेगा जो जर्नी है फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन तक का, और दर्शाएगा टेक्सटाइल प्रोडक्शन प्रोसेस को रॉ रिसोर्स से लेकर ग्लोबल मार्केट तक का जो वैल्यू चेन है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेटरासु. तो हम जानेंगे अमेटरासु के बारे में. जापानीज साइंटिस्ट डिस्कवर है हाई एनर्जी कॉस्मिक रे इवेंट नेम अमेटरासु, मेकिंग इट द सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे इवेंट डिटेक्टेड. जो जापान के साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है हाई एनर्जी कॉस्मिक रे इवेंट को, जिसका नाम उन्होंने अमेटरासु रखा है. ये जो है सेकंड हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक रे है जिसको कि अभी तक डिटेक्ट किया गया है. तो कहाँ का साइंटिस्ट ने किया, क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. द एनर्जी लेवल ऑफ अमेटरासु इज अबाउट 40 मिलियन टाइम्स हायर देन दैट प्रोड्यूस बाय द लार्ज हेड्रोन कॉलिडर. जो आपका एनर्जी लेवल है अमेटरासु का, ये आपका 40 मिलियन टाइम हायर है, यानी आप सोच सकते होंगे कितना ज़्यादा हायर हो गया, जो कि प्रोड्यूस होता है आपका लार्ज हेड्रोन कॉलिडर से. जो डिस्कवरी है सच अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे का,
ये मदद करेगा समझने में कॉस्मिक फिनोमिनन को और सब एटॉमिक पार्टिकल को और अच्छे तरीके से। साथ साथ पोटेंशियली ये चैलेंज करेगा एग्जिस्टिंग थ्योरी को हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स को लेके। Amaterasu unique characteristic is that it appears to have originated from an empty region of the universe, presenting intriguing possibility for unknown astronomical phenomena। और जो आपका अमेतरासु का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपियर कर रहा है कि ये ओरिजिनेट होता है एक एम्प्टी रीजन से यूनिवर्स का, और प्रेजेंट कर रहा है ये इंक्लूजिंग पॉसिबिलिटी को अननोन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन का। जो स्टडी है कॉस्मिक रे का, ये ऑफर करेगा इनसाइट को जो सोर्सेज है कॉस्मिक रे को लेके, और इन्हेंस करेगा हमारा जो समझ है हाई एनर्जी फिजिक्स को लेके बियॉन्ड स्टैंडर्ड मेडल से आगे की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 PIB। तो PIB के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे हम जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 इनकॉर्पोरेटिंग डाटा एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो किसने किया, किसके लिए किया और किस किस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 को। ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है जो डाटा और टर्मिनोलॉजी है जो कि रिलेटेड है आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन से। Ministry of Ayush collaborated with WHO in preparing this classification, aiming to strengthen India's healthcare system, research, development and policy making in the traditional medicine sector। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने कोलैबोरेट किया है WHO के साथ और प्रिपेयर किया है इस क्लासिफिकेशन को। इसका मकसद है मजबूत करना भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को, रिसर्च, डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकिंग को ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेक्टर के लिए। Inclusion of traditional medicine terminology in ICD-11 aims to establish a connection between traditional medicine and international standard, fostering a unified global tradition in healthcare। और जो इंक्लूड किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन टर्मिनोलॉजी को ICD-11 में, इसका मकसद है इस्टेब्लिश करना एक कनेक्शन को ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बीच में। ये फोस्टर कर रहा है एक यूनिफाइड ग्लोबल ट्रेडिशन को हेल्थ केयर के सेक्टर के लिए। अब ICD के बारे में भी हम जान ले। ICD is the international standard for systematic recording, reporting, analysis and interpretation and comparison of mortality and morbidity data। जो ICD है ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन का, और कंपेयर कर रहा है ये मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डाटा से। प्रीवियसली ICD-11 इंक्लूड मॉड्यूल 1 विच कवर ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट चाइना विच इज नाउ कॉमनली यूज इन जापान, कोरिया एक्सेट्रा। और इसके पहले जो ICD-11 था जो कि इंक्लूड कर रहा था मॉड्यूल 1 को, वो कवर कर रहा था ट्रेडिशनल मेडिसिन कंडीशन को जो कि ओरिजिनेट कर रहा था एंशियंट चाइना में, जो कि अब कॉमनली उपयोग हो रहा है जापान, कोरिया जैसे कंट्री में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो हम जानेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये स्मॉल पोचेस है जो कि लोकेटेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्लांट के। ये स्टोर करते हैं क्लोरोफिल को और प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल को फोटोसिंथेसिस के लिए। ओरिजिनली ये पाए जाते हैं एंशियंट साइनोबैक्टीरिया में। ये जो लाइट सेंसिटिव बैक्टीरिया होता है ये माना जाता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑक्सीजन लेवल पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिलियंस ऑफ ईयर अगो। अभी हाल ही में जो डिस्कवरी किया गया पार्टिकुलरली 1.75 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर माइक्रो फॉसिल्स पे जो कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास, ये दर्शाता है कि जो थाइलेकॉइड है ये प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट में, जो कि आपका 2.4 मिलियन ईयर अगो हुआ था। इस इवेंट ने इन्वॉल्व किया है रिलीज को ऑक्सीजन का साइनोबैक्टीरिया से। ये इनिशियली फिल कर रहा है ओशियन को और इवेंचुअली स्केप करता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अर्थ के एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का। ये जो फाइंडिंग है ये ओपन कर रहा है एवेन्यू को फर्दर एक्सप्लोरेशन को लेके ओल्डर साइनोबैक्टीरिया माइक्रोफॉसिल्स के बारे में, और टेस्ट करेगा हाइपोथेसिस को जो कि रिलेटेड है एमरजेंस को लेके थाइलेकॉइड का, और जो इनका इम्पैक्ट बढ़ रहा है अर्ली अर्थ के ऑक्सीजनेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दृष्टि 10 स्टार लाइनियर। तो हम जानेंगे दृष्टि 10 स्टार लाइनर के बारे में। इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द फर्स्ट इंडाइजेनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर डेवलप्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो किसके द्वारा किया गया यह है, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन नेवी ने रिसीव किया है पहला इंडाइजेनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को, दृष्टि 10 लाइनर ये है। इसको डेवलप किया गया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। क्या फीचर्स है इसका। दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है ये एक वेरिएंट है एल्बिट सिस्टम हर्मिट 900 स्टार लाइनर का, जो कि इक्विप्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर के साथ, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी रखता है और 36 आवर का इसका इंड्योरेंस है। ये कैरी कर सकता है पेलोड को 450 kg का, और इसका पोटेंशियल है वेपनाइजेशन का अगर ज़रूरत पड़ता है तो
ड्रोन जो है 20% इंडाइजेनस है और इन्हेंस करता है नेवी का इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकन्सनेंस कैपेबिलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीएपी कंप्लीट 5 ईयर। तो जो एनसीएपी ने कंप्लीट कर लिया 5 ईयर, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी ने कंप्लीट कर लिया 5 ईयर को। उसको स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा फंड यूटिलाइजेशन को लेकर और एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर 131 फंडेड सिटी पे। पास्ट 5 ईयर में जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उन्होंने दर्शाया है मिक्स परफॉर्मेंस को। ये जो स्टडी है इसमें पाया गया है कि जो 49 सिटी जिसको कि एसेस किया गया वहाँ पे PM 2.5 के लेवल को, उसमें 27 में इम्प्रूवमेंट देखा गया, जबकि PM 10 के लेवल की बात करें हम तो 24 जो है आउट ऑफ 46 सिटी में उसमें पॉजिटिव चेंज देखा गया। जो नोटेबल सिटी है जैसे कि वाराणसी, आगरा, जोधपुर, ये सब अचीव करता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन को दोनों ही PM 2.5 और PM 10 के लेवल पे। एनसीएपी जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि प्रिपेयर किया जा सके क्लीन एयर एक्शन प्लान को। जो मैंडेट था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, तो सबसे पहले मकसद को हम समझते हैं। इसका मकसद था इंप्रूव करना एयर क्वालिटी को 131 सिटी में, जिसमें कि नॉन अटेनमेंट सिटी और मिलियन प्लस सिटी आते हैं 24 स्टेट में, जो कि इंगेज कर रहे थे सारे स्टेक होल्डर को। जो सिटी जहां पे एक्सीड कर रहा था नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 5 कंजिक्यूटिव ईयर से, उनको आइडेंटिफाई किया गया था एनएसी के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से। और एनसीएपी के अंतर्गत 131 नॉन अटेनमेंट सिटी जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया था पूरे कंट्री में, जो कि बेस्ड था एयर क्वालिटी डाटा के ऊपर 2014 से 2018 के लेवल के लिए। जो अचीव करने के लिए रिडक्शन को अप टू 40% तक पार्टिकुलेट मैटर PM 10 और 2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन था 2025 से 26 के लिए बेस ईयर 2017 रखा गया। तैयार किया गया सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान को, जो कि इंक्लूड करता है मेजर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क को, रिड्यूस किया जाए वैक्यूलर और इंडस्ट्रियल एमिशन को और इंक्रीज किया जाए पब्लिक अवेयरनेस को। इंप्लीमेंट किया गया सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान को ताकि रेगुलरली मॉनिटर किया जा सके कमिटी को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, नेमली स्टीयरिंग कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को। क्या ऑब्जेक्टिव है एनसीएपी का? तो ऑगमेंट करना और इवॉल्व करना इफेक्टिव और प्रोफिशिएंट एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को पूरे कंट्री के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके एक कंप्रिहेंसिव और रिलायबल डाटाबेस को, एफिशिएंट डाटा डिसेमिनेशन और पब्लिक आउटरीच मैकेनिज्म को, ताकि टाइमली मेजर किया जा सके प्रिवेंशन को और मिटिगेट किया जा सके एयर पॉल्यूशन को, एक फिजिबल मैनेजमेंट प्लान हो प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट के लिए एयर पॉल्यूशन का। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि एनसीईपी जो है उसको लीगली बाइंडिंग बनाया जाए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के लिए, साथ साथ सेट किया जाए इंट्रीम WHO इंट्रीम टारगेट को और लॉन्ग टर्म टारगेट को, ताकि अचीव किया जा सके ब्रीथेबल एयर इक्विवेलेंट को WHO के गाइडलाइंस लेवल के अनुसार नेक्स्ट डिकेड के अंदर ही। फर्दर इन्हेंस करना होगा हमें ट्रांसपेरेंसी को, एलोकेशन और यूटिलाइजेशन को लेकर फाइनेंस का, और ट्रैक करना होगा इंडिकेटर को पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रणब वेब पोर्टल के माध्यम से, जिसको कि डेवलप किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये एक आगे का रास्ता हो सकता है, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनिशिएटिव है रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को, जैसे कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, स्विच टू भारत स्टेज 5-6 BS6 एमिशन स्टैंडर्ड की ओर स्विच करना, और फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, ये सारे कुछ और इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से रिड्यूस किया जा सकता है एयर पॉल्यूशन को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.